आप में से बहुत सारे लोगों ने बैंक्स या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन के लिए जरूर अप्लाई किया होगा और लोन जब अप्लाई करते हैं और उसको मिलने तक की जो प्रक्रिया है वो काफी कठिन आपको लगी होगी। अब उस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया है। यह रेवोल्यूशन कुछ नया नहीं है, मगर यह काफी साल पहले ही शुरू हो चुका था, मगर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको और स्पीड अप करने की तैयारी में है। इसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। जी हां, AA नेटवर्क इसको आप कह सकते हैं। जहां भी आप पढ़ेंगे AA नेटवर्क आपको लिखा हुआ मिलेगा। और हाल ही में इससे जुड़े हुए कुछ संस्थानों को मंजूरी भी दे दी गई है। वो कुछ संस्थान कौन से हैं और आखिरकार अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क क्या है, उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। आप जब भी किसी भी एक लोन को लेने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सनल लोन को लेने के लिए गए, बैंक में अप्लाई किया, तो सबसे पहले बैंक्स आपसे क्या डिमांड करते हैं? बैंक्स आपसे सैलरी सर्टिफिकेट मांगेंगे, आपसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, फॉर्म 16 मांगेंगे एंड आपके बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज। फॉर एग्जांपल आपका जो सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है तो वहां की बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, या फिर आपके बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं तब भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, ऑडिट रिपोर्ट्स या फिर आपके GST रिटर्न्स एंड ऑल बहुत सारी चीजें आपसे रिक्वायर्ड की जाती है। और इसी प्रक्रिया को जो आपसे ये बहुत सारे पेपर वर्क डिमांड किया जाता है, इसी प्रक्रिया को आसान बनाएगा अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। इसके बारे में एक एक चीज बारीकी से मैं बताऊंगा, बस इस वीडियो में बने रहिएगा। आप मुझे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए। सुबह 8 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर आता हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा @K_Katpal, जहां पर आपको इस क्लास की PDF और मेरी बाकी वीडियोस की अपडेट मिलती रहती है। यह मेरा शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं एंड मुझे अनअकैडमी पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा कि आखिरकार अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क होता क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें आगे लिखी हुई मिलेंगी आपको, मगर उससे पहले मैं अपनी भाषा में आपको एक सिंपल सी भाषा में ये समझा देता हूं, फिर आपको स्लाइड्स पर भी लेकर जाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आप जब अप्लाई करने जाते हैं आपसे बहुत सारी चीजें डिमांड की जाती है, तो आखिरकार अब अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क की इसमें जरूरत क्या आन पड़ी। देखिए, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपने लोन के लिए अप्लाई किया है पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में जब आप एक हाउसिंग लोन अप्लाई करने जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक आपसे मांगेगा अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट स्टेटमेंट लेकर आइए, ताकि वो अकाउंट स्टेटमेंट से ये असर्टेन कर सकें कि आखिरकार आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है या नहीं आ रही, और आ रही है तो कितनी आ रही है। अगर आ रही है, कितनी आ रही है, उसको टैली किया जाएगा आपके सैलरी सर्टिफिकेट के साथ कि दोनों की दोनों इक्वल हैं या नहीं है, यानी कि आप सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। इन सब चीजों को एक वेरिफिकेशन करवाया जाता है सभी के सभी बैंक्स के द्वारा। अब आप क्या करते हैं, आप गए पंजाब नेशनल बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने, वहां से आप भागे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से आपने बैंक स्टेटमेंट ली और उस बैंक स्टेटमेंट को आप लेकर आ गए आपके यहां पर पंजाब नेशनल बैंक में। आपने बैंकर को अपना वो सैलरी का स्टेटमेंट जो है, जो आपके बैंक की स्टेटमेंट है, वो आपने प्रोवाइड करवा दी। इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जिसके लिए आप इनकम टैक्स अपने चार्टेड अकाउंटेंट या फिर जो भी आपका CA या जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, आप खुद करते हैं, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाएंगे, आप लॉगिन यूजर ID पासवर्ड लगाएंगे, अपना ITR का प्रिंट निकालेंगे और उसको सबमिट करेंगे बैंक को जाकर, पंजाब नेशनल बैंक को। तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि आपको काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, और किसको करने पड़ रहे हैं? आपको खुद को। जबकि आप खुद एक एम्प्लॉई हैं या फिर एक बिजनेसमैन हैं, आपको खुद को समय नहीं है, तो आप इन सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के चक्कर में आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी संस्था बना दी गई है, जो संस्था आपको यहां पर, अगर आप उस संस्था को एक अपनी कंसेंट देते हैं, अपनी एक मंजूरी देते हैं, तो वो संस्था आपके बिहाफ पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेगी
और वो संस्था इन डॉक्यूमेंट्स को आपके बैंक को प्रोवाइड करवा देगी। या फिर ये वो संस्था कोई अलग भी हो सकती है, और या फिर वो संस्था वो खुद बैंक भी हो सकता है। आप बैंक को एक कंसेंट प्रोवाइड कराएंगे और ये सारी की सारी चीजें आपका बैंक अपने आप आपके बिहाफ पर जनरेट कर लेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार पंजाब नेशनल बैंक एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट की स्टेटमेंट कैसे जनरेट कर सकता है? नहीं की जा सकती, मगर यह चीज पॉसिबल है अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जो है अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को एक्सेप्ट कर ले और इस नेटवर्क पर वो ज्वाइन हो जाए। इस ज्वाइनिंग के बाद आप सभी बोरोवर जो कि लोन लेने जा रहे हैं उनको एक काफी सुविधा मिलेगी और बहुत ही आसानी से आपकी लोन की प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। आपको किसी भी तरह की ज्यादा भागा दौड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही एक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का एक काम है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया है। जिस तरह से आपको याद होगा यूपीआई, जब यूपीआई आया था तब किसी ने सोचा नहीं था कि आप सिंगल एक स्कैन करके ही आप किसी भी जगह अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाते हैं, स्कैन किया, आपकी पेमेंट हो गई। आपको कैश निकालने की जरूरत नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं, आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, जस्ट स्कैन एंड यू आर गुड टू गो। सेम उसी तरह से आपके लोन की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत ही क्विक हो जाएगी इस अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के थ्रू। यही इसका बेसिक उद्देश्य है। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल में और बारीकी में चलता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे बन सकते हैं उन पर आते हैं। ये एक देसी भाषा में आपको मैंने बताया। देखिए, इस अकाउंट एग्रीगेटर में दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होंगी। पहली ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जो है वो यहां पर कौन हो सकते हैं? वो यहां पर बैंक हो सकते हैं, या फिर कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर कोई एसेट मैनेजमेंट, या फिर इंश्योरेंस। जी हां, यहां पर आपके एसेट मैनेजमेंट से मतलब है आपके म्यूचुअल फंड्स, और यहां पर आपके इंश्योरेंस जो आपके इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है उससे मतलब है। ये लोग आपकी एक किसी ना किसी तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं। आपका बैंक में अकाउंट है, आपने लोन ले रखा है, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, आपके कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन इन सभी संस्थाओं के पास होती है, जिसको इस एग्रीगेटर नेटवर्क में, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में नाम दिया गया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। दूसरी तरफ आते हैं यहां पर आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, यानी कि यहां पर जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि बैंक से संबंधित है, आपके लोन से संबंधित है, म्यूचुअल फंड से संबंधित है, या फिर इंश्योरेंस संबंधित है, वो चाहिए। यानी कि ऐसे संस्थान जिन्होंने आपका या तो लोन देना है वो हो सकते हैं, या फिर कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर में कौन से आएंगे? ऐसे कोई भी संस्थान जो कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के साथ लाइसेंस्ड हैं, उनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, उनके द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से हमारा मतलब है कि जो कि आरबीआई, सेबी, IRDAI या फिर PFRDA के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं ऐसे संस्थान। अब ऐसे संस्थान कौन से हुए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको रेगुलेट करता है? बैंक्स को रेगुलेट करता है। PFRDA पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है। सेबी आपका म्यूचुअल फंड हाउसेस को, कैपिटल मार्केट को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जो है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स जो है वो एक प्रकार से सेम ही है, मगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर में और भी बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, ये आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर में आ सकती हैं। बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी। ये अभी शुरुआत की जा रही है, धीरे धीरे ये संस्थाएं भी आ जाएंगी। ये संस्थाएं जब आएंगी तो आपकी जो लोन की प्रक्रिया वो बहुत ही आसान और हो सकती है। अब ये क्यों आसान होती है? क्योंकि एक बैंक में जब आप जाते हैं तो बैंक ITR भी मांगता है, बिजनेस लोन लेने जाते हो GST रिटर्न्स भी मांगता है। तो अगर ये GST रिटर्न्स और ITR लेने के लिए भी आपको कहीं ना जाना पड़े,
अगर वो आपके कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली ही इन बैंक्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट्स, यूजर्स को प्रोवाइड करवा दे वो चीज, तो क्यों ना आपका काम आसान हो जाएगा, राइट? सही बात है ना? तो ये वही किया गया है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स आपके, यानी कि जिनको आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, ये आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर हुए। अब एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी टर्म यहां पर है अकाउंट एग्रीगेटर। अब ये अकाउंट एग्रीगेटर ऐसे अकाउंट एग्रीगेटर या फिर ऐसी एक मीडिएशन करेंगे जो कि FIP से आपकी जो इंफॉर्मेशन है FIU को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि FIU को आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी इंफॉर्मेशन की, आपको लोन देने के लिए, आपको और बाकी चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर का आपका काम रहेगा। तो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे 3 संस्थाएं। अब 3 संस्थाएं आपकी एक जैसी भी हो सकती हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होगा, दूसरा बैंक इंफॉर्मेशन यूजर होगा, एक थर्ड बैंक आपका इंश्योरेंस यूजर हो सकता है, प्रोवाइडर हो सकता है, यूजर हो सकता है। तो एक वाइस वर्सा सिचुएशन आपकी क्रिएट हो रही है। और अकाउंट एग्रीगेटर भी वही लोग हो सकते हैं। हां, अकाउंट एग्रीगेटर हो सकता है कि एक और पर्सन हो जो कि इस तरह का डाटाबेस प्रोवाइड करा रहे और एक दूसरे में ब्रिज का काम करें। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो क्या ऐसे ही किसी की भी इंफॉर्मेशन किसी को ट्रांसफर कर देंगे? नहीं। जब तक आप अपनी कंसेंट नहीं देंगे अकाउंट एग्रीगेटर को, तब तक आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर फाइनेंशियल FIP से FIU को नहीं दी जा सकती है। ये कंसेंट आपकी ऐसा नहीं है कि आपने कंसेंट दे दी तो इसका मतलब FIP आपके सारी की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे आपके लोन से रिलेटेड हो, चाहे आपके एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सारी की सारी दे देगा। नहीं, आपको बताना है पर्टिकुलरली ये इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव, यू हैव माय कंसेंट, आपको मैं मंजूरी देता हूं, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए क्योंकि मैंने वहां पर अप्लाई किया इस चीज के लिए। तो आप इस इंफॉर्मेशन को आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जाता है? आगे यहां पर वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, ये एक एग्जांपल के फॉर्म में लिखी हुई है। यानी कि अगर आप किसी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस की नीड है, आपके पास पैसा है, आपके पास इनकम है, बट अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपनी जो इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी। आप कहां से बैंक स्टेटमेंट निकाल लेंगे? उस बैंक में जाएंगे, वहां से बैंक स्टेटमेंट निकाल लेंगे, उसके पास जाएंगे आप अपनी सैलरी सर्टिफिकेट निकाल लेंगे, ITR निकाल लेंगे। वही चीज जो अभी मैंने बताई, वो सब चीजें आपको एक ना टेंशन फ्री करने के लिए कि सारी चीजें एक जगह मिल रही हैं और मैं अपना कंसेंट दे देता हूं, घर पे बैठा जस्ट एक क्लिक करना है, आई हैव गिवन माय कंसेंट, लो भाई अपने आप इंफॉर्मेशन आपस में बांटते रहो, मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे भगाइएगा मत, मेरे से प्रिंट आउट मत लगाइएगा, क्यों कागज वेस्ट करने। ठीक है, मैं प्रिंट निकाल लूंगा, आपको दूंगा, फिर आप 2 चीजें मांगेंगे, फिर मैं उधर भागूंगा, क्या फायदा ऐसा करके, राइट? ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी इजी करेगा। जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं वो सब यहां पर लिखी हुई हैं। आप इस पर्टिकुलर 2 पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको अपने आप वो चीज और दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, आपको किसी भी तरह की अपनी लॉगिन डिटेल्स, कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, लीजिए ITR की मेरी डिटेल ले लीजिए, ये यूजर ID पासवर्ड ले लीजिए, मेरा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड ले लीजिए, आप लॉगिन कर लिए, बैंक स्टेटमेंट खुद निकाल लीजिए। वहां पर आपके साथ एक ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट? और ये एक चार्ट के माध्यम से ये सब चीजें बताएंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज हाउसेस, टैक्स GST प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया। जिस दिन ये आ गए, अभी ये इंक्लूड नहीं किए हुए हैं ऑफिशियली, जिस दिन ये आ गए उस दिन एक बहुत ही शानदार चीज होने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया होगा। सो दिस इज द कंसेंट, यू हैव टू गिव द कंसेंट टू शेयर एंड FIU प्रोवाइड यू दी प्रोवाइड्स एंड सर्विस, जो आपको सर्विस देता है। प्रोवाइडर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के तक पहुंच सकती है। आपको लोन चाहिए, आपको आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट चाहिए, यानी कि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, वेल्थ मैनेजमेंट है, रोबो एडवाइजर्स हैं, सो ये सब चीजें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है,
ये अभी लेटेस्ट है, ये करंट में है, जो अभी करंट में आया था। अभी हाल ही में ये न्यूज आपने सुनी होगी जो यहां पर लिखी हुई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 अकाउंट एग्रीगेटर्स को यहां पर अप्रूवल दे दिया है, जिसमें ये सारे के सारे आपके नाम शामिल हैं। ठीक है, जिसमें अभी लेटेस्ट में एक फोन पे भी आया था, फोन पे को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको अभी हाल ही में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है इन सभी कंपनीज को। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की गई है, नाम रखा है सहमति। सहमति यहां पर एक प्रकार का जितने भी AA होंगे उनका एक कलेक्शन है, उनकी एक साथ कह सकते हैं एक सम्मिलित एक ऑर्गेनाइजेशन, इकट्ठी मिलकर एक एसोसिएशन बन गई, तो वो है आपकी सहमति। सहमति यहां पर इंटीग्रेट होगी अलग अलग FIP से, उनके साथ जुड़ी होगी और FIPs की एक एसोसिएशन रहेगा, राइट, जिसमें आपका सारे के सारे प्रोवाइडर्स यहां पर अवेलेबल रहेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 2 करोड़ रुपीज, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 2 करोड़ रुपीज, हाउएवर कंपनी विल हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 2 करोड़ रुपीज आपकी कैपिटल होनी चाहिए। ये कैपिटल अगर आप देते हैं तब जाकर आपको अकाउंट एग्रीगेटर का जो लाइसेंस है वो दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा NBFC की कैटेगरी में, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की कैटेगरी में आपको अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया जाएगा अगर आपकी मिनिमम कैपिटल जो है वो 2 करोड़ रुपए आपकी होती है। और ये कैपिटल आपको पूरी करनी है 12 महीने तक। अगर 2 करोड़ रुपए आप पूंजी निवेश कर देते हो तब भी आपका ये काम बन सकता है। आई होप ये बहुत ही एक सुविधाजनक होने वाला है सभी जनरल पब्लिक के लिए, और ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत ही आराम से तसल्ली से मैंने आपको समझाया है। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।